Yes, welcome student. With the start next topic the British इंडिया। अब ब्रिटिश हमारे भारत में कैसे आए, इसके पहले हम इतिहास इनका ज़रा हिस्ट्री में जान लें कि ये यहाँ पे नेविगेटर भारत में यात्रा करने से पहले, भारत में पहुँचने से पहले इनका बैकग्राउंड क्या था। सर फ्रांसिस ड्रैक ऑफ ब्रिटिश नेविगेटर एक बहुत बड़े समुद्र यात्री थे। ये undertook voyages around the world in 1579। 1579 में लगभग दुनिया के बहुत सारे समुद्र यात्राओं, जो समुद्र से यात्रा करने वाली जो मार्ग थे, उनको अपने कब्जे में कर लिया। द कॉम्पिलेशन ऑफ हिज वॉयस, जो इनका ये वॉयस पे आधिपत्य था, and the victory of the English over the Spanish Armada in 1588। और स्पेनिश समुद्र यात्राओं पे इसमें स्पेनिश जो समुद्री यात्रा था, जो उनका एरिया था, उस पे इनका कब्जा, इनकी विजय, इंग्लिश थे, फ्रांसिस ड्रैक का जो विजय था, ये एक तरीके से इनको इनको और ज़्यादा बढ़ावा दिया, आगे इंकरेज द पीपल ऑफ। और इसकी वजह से जो इंग्लैंड के लोग थे वो टू अंडरटेक वॉयस टू द ईस्टर्न वर्ल्ड। अब वो ये चाहते थे कि अब भारत ईस्टर्न वर्ल्ड जो पूर्वी एरिया है, उस पर भी हमारा इंग्लिश का यानी ब्रिटिशर्स का कब्जा हो जाए। द इंग्लिश क्वीन, इसको देखते हुए जो हमारी उस वक्त की तत्कालिक क्वीन थी एलिजाबेथ फर्स्ट, ऑल्सो इंकरेज मेनी सी फैरर्स, बहुत सारे जो समुद्र उस वक्त के जो मल्लाह थे, समुद्र में मछली और पालते थे या मारते थे, लाइक द जेम्स लैंकेस्टर, जॉन मिल्डेन हॉल एंड कैप्टन रेमोंड टू गो टू इंडिया, उनको भारत जाने के लिए इन लोगों को बोले। ऑन 31 दिसंबर 1600 के आसपास क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ग्रांटेड द ईस्ट इंडिया कंपनी अ रॉयल चार्टर, अपने राजनीतिक जो एक अध्यादेश था उसके अंतर्गत एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को, भारत के लिए जो एक कंपनी बनाई गई थी कुछ लोगों के समूह के द्वारा, एक कंपनी की, वो जाके वहाँ से लोग, यही जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो ट्रेडर्स थे, वही भारत में जाके ट्रेडिंग करेंगे। उनके लिए यूरोप एलिजाबेथ क्वीन ने उनको एक चार्टर परमिट किया था, रॉयल चार्टर दिया था। इसके अंतर्गत वो भारत में होल एंड सोल ट्रेडिंग, जो ईस्ट इंडिया कंपनी में ट्रेड कर सकते हैं, उनको होलसेल अथॉरिटी थी। अ रॉयल चार्टर क्लियरली मेंट दैट नो अदर ट्रेडिंग ग्रुप इन इंग्लैंड, और रॉयल चार्टर के अंतर्गत एकदम क्लियरली ये सब स्पष्ट कहा गया था कि इंग्लैंड की दूसरी ट्रेडिंग कंपनियां इनका कंपटीशन नहीं करेंगी, कुड नॉट कम्पीट विद ईस्ट इंडिया कंपनी। दूसरे ईस्ट इंडिया कंपनी के दूसरे जो कॉम्पिटिटर हैं इंग्लैंड के, वो इनका कंपटीशन नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही जाएगी, इनके ही जो ट्रेडर्स है वो जाएंगे। द कंपनी नाउ हैड टू राइट द अंडरटेक वॉयस टू न्यू एंड unknown market from where it could buy goods at a cheaper price and sell them back in Europe at the higher price। और ईस्ट इंडिया कंपनी को ये पूरा परमिशन था कि वो वॉयस से नए यात्रा में समुद्र यात्रा से नए जगहों की खोज करें और वहाँ की सस्ती चीज़ों को, जो इनका न्यू डेस्टिनेशन होगा, वहाँ से सस्ती चीज़ों को ला के वो यूरोप में हायर प्राइस पे बेच सकते हैं। द ईस्ट इंडिया कंपनी अंडरटुक इट्स अर्ली वॉयस टू सुमात्रा, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पहला वॉयस था समुद्र यात्रा सुमात्रा, जावा और मोलकास था। इन 1608 इट मेड इट फर्स्ट अटेम्प्ट टू स्टैब्लिश फैक्ट्री इन इंडिया, भारत में पहली बार वो फैक्ट्री मतलब होता है ट्रेडिंग सेंटर, वो 1608 में इन्होंने पहले फर्स्ट टाइम कोशिश किया अपनी फैक्ट्री बनाने की। फैक्ट्री का मतलब आपको बताएं कि ट्रेडिंग सेंटर।
In 1613, the Mughal emperor, that time Mughal emperor was जहांगीर, issued a फरमान, जैसे एलिजाबेथ ने चार्टर दिया था वैसे ही यहाँ पे उस वक्त जो ये फारसी लैंग्वेज है फरमान, उसको फरमान कहा गया, मैंने एक तरीके से आदेश दिया। issued a फरमान permitting the English to establish a factory permanently at सूरत। और इस फरमान के अंतर्गत ये कहा गया कि ये जो ब्रिटिशर्स हैं वो सूरत में अपना कंपनी जो है अपनी फैक्ट्री इस्टेब्लिश कर सकते हैं। दस द फर्स्ट फैक्ट्री ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज स्टैब्लिश एट सूरत। और अगर इस तरह से देखें तो हमारे भारत में पहली फैक्ट्री, फर्स्ट फैक्ट्री ईस्ट इंडिया कंपनी की सूरत में स्टैब्लिश हुई थी। साइमल्टेनियसली सिमिलर अदर फैक्ट्री, ठीक इसी तरह दूसरी फैक्ट्रियाँ मद्रास में, मुंबई में, बॉम्बे में और कलकत्ता में भी स्टैब्लिश की गई। अब आते हैं हमारे फ्रेंच इन इंडिया। ब्रिटिश के बाद अब ब्रिटिशर्स जब यहाँ पर ट्रेडिंग सेंटर के लिए आए, यहाँ से सामान जब हमारे यूरोप में इंग्लैंड में जाने लगा, वहाँ पे फ्रेंच लोगों को ये, क्योंकि फ्रेंच पहले से इनका राइवल्स रहा है, पहले यूरोपियन लास्ट बहुत समय पहले से ही फ्रेंच और इंग्लैंड के बीच में हमेशा ये राइवल्स थे, एक दूसरे के प्रतिद्वंदी थे। तो जब इनकी ट्रेडिंग कंपनियां इंग्लैंड में खूब प्रॉफिट कमा रही थी, तो इसको देखते हुए फ्रेंच भी कहे कि अब हमें भी इस ट्रेंड में रूट करना चाहिए। अब इसको देखते हुए अब फ्रेंच कंपनी भी बनी। द फ्रेंच कंपनी नेम्ड कंपेनी डेस इंडीज ओरिएंटल्स नाम से ये कंपनी 1664 में फॉर्म हुई। द फर्स्ट फ्रेंच फैक्ट्री वॉज established in India by the Francois Carnot at सूरत इन 1668 में सूरत में पहली कंपनी फैक्ट्री इस्टेब्लिश की फ्रेंच ने। फर्दर फैक्ट्री वॉज established इन द, बाद में एक बहुत सारी कंपनियाँ मछलीपट्टनम, पौंडीचेरी, माहे एंड चंद्रनगर, कारिकल, वेलासोर, सूरत एंड मॉरिशस में बनाया गया। द स्टैब्लिश ऑफ द पोर्टुगीज, डच, ब्रिटिश एंड फ्रेंच फैक्ट्री इन इंडिया एंड ईस्टर्न आइलैंड रिजल्टेड इन अ fierce competition and the rivalry among these। अब इतनी सारी कंपनियां जब ईस्टर्न साइड में, भारत के साथ साथ ईस्टर्न आइलैंड में स्थापित हो गई, तो इनके बीच में बहुत ज़्यादा माने घोर कंपटीशन और इनकी जो आपस में एक दूसरे की प्रतिद्वंदिता ज़्यादा बढ़ गई। ऑल ऑफ देम वांटेड टू एक्सेल इन ट्रेड बाय अर्निंग मैक्सिमम प्रॉफिट। और सभी चाहते थे कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार में मुनाफा मिले। दिस लेड टू राइज इन द कॉस्ट ऑफ कमोडिटीज़ दैट वर अ ग्रेट डिमांड एंड अल्टीमेट रिड्यूस द प्रॉफिट। और जिसकी वजह से उन्हें अपने जो सामान था, कमोडिटीज़ था, उसके कॉस्ट को बढ़ाना पड़ा और इसकी वजह से इसके डिमांड बढ़ना लगा। मैंने वो अपनी उस सामान को बहुत ज़्यादा मैंने बढ़ाने लगे, बेचने लगे, एक्सपोर्ट करने लगे, और जिससे उसकी डिमांड बढ़ने लगी। कमोडिटी में कॉस्ट ऑफ द, उसकी प्राइस मैंने उस सामान का प्राइस बढ़ाने लगे, और जिसकी वजह से उसका डिमांड बढ़ी। अंत में उसको हर हालत में उन्हें अपने प्राइस को रिड्यूस करना पड़ा। स्पाइसेस, कुछ मसाला स्पाइसेस ऐसे थे जो कि यूरोप में बहुत डिमांड थी। क्लोव्स, कार्डेमम, पेपर, सिनेमम एंड फाइन क्वालिटी ऑफ द क्लॉथ, सिल्क वर मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द ट्रेड। ये इनके जो यूरोपियंस थे, इनके यहाँ ये सारी चीज़ें नहीं प्रोड्यूस होती थी, ये ईस्टर्न साइड या भारत में ही प्रोड्यूस होती, जिसको कि वो एक्सपोर्ट करते थे यूरोप में। जिस यही ये इनके मेन व्यापार का ये कमोडिटीज़ था, सामान था। टू प्रिवेंट ईच अदर फ्रॉम द प्रॉफिटेबल ट्रेड, each these company engage in constant conflict। और अपने इस प्रॉफिट को बचाने के लिए इन्हों आपस में अक्सर इनके बीच में कुछ न कुछ मतभेद होता था। दे ऑल्सो रेज्ड आर्म्स अगेंस्ट द लोकल रूलर। अब वो ये कोशिश करते थे कि लोकल रूलर जो है उनके लिए बोलें, उनके लिए खड़े हों। इफ़ दे अपोज्ड स्टैब्लिश ऑफ देयर फैक्ट्री, अगर वो
अपोज़ करते थे, यानी वो जो फैक्ट्री माने उनकी फैक्ट्री के लिए अपोज़ करते थे, तो वो आर्म्स लेके खड़े होते थे ऑन जो फैक्ट्री जिनकी फैक्ट्री थी, जो ब्रिटिश कंपनी की फैक्ट्री थी और फ्रेंच फैक्ट्री थी और दूसरी यूरोपियन फैक्ट्री थी, वो आर्म्स लेके खड़े होते उनके अगेंस्ट होते थे। दस द पॉलिटिक्स एंड द ट्रेड बिकेम इंसेपरेबल। अब क्या हो गया, पॉलिटिक अब जो राजनीतिक है और ट्रेड अब एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हो गए, एक दूसरे के साथ हो गए, दोनों अब एक साथ, अब पॉलिटिक्स और ट्रेड एक साथ मिलके काम करने लगे। अब ये लड़ाई का रूप ले लिया। इंडो एंग्लो फ्रेंच राइवलरी in the Carnatic. I will continue. Next topic, student.